नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों की प्राउड के प्रति क्या धारणा बन रही है। आप जिन विषयों की चर्चा हुई है उसको और स्पष्ट करने के लिए या और अधिक बढ़िया से समझाने के लिए अगर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसका स्वागत है। और इस चर्चा के में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने विचारों को और ज़रूर दिया कीजिए। और मैं चाहूँगा कि प्राउड को आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि प्राउड आज का युग का सबसे नवीनतम वैचारिक जगत का समाचार है। इस अभी तक किसी भी विद्वान ने, विश्व के किसी भी विद्वान ने, जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जो माने हुए विद्वता के शिखर पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों में किसी ने भी प्राउड की इस तरह की बात नहीं कही है कि इसमें ये सारी कमियां हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। जितने भी महान विद्वानों ने इसको अध्ययन किया उन सब की यही राय बनी कि प्राउड एक युक्ति संगत, व्यवहारिक, ठोस परिणाम देने वाला विचार है और इस पर शासन और प्रशासन को गौर करना चाहिए। इसके अनुसार व्यवस्था को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या सम्मति है इसके संबंध में, या कोई विषय अधिक आप और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उसके संबंध में भी आप अपने विचार दें। अभी हम लोग प्राउड के बारे में ये बता रहे थे कि जो एक समाज की रचना करनी है, उस समाज की रचना प्राउड के विचारों के आधार पर होगी, क्योंकि तभी शोषण मुक्त समाज का सपना पूरा हो सकता है। अन्यथा जितनी भी व्यवस्थाएं आई हैं अभी तक, वो सब जाकर के शोषण तंत्र में बदल गई हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसमें गहराई से अध्ययन करें इसका और इसके संबंध में अपने विचार को व्यक्त करें। तो यह तो निश्चित है कि प्राउड विचारधारा मुख्यतः राजनीतिक और आर्थिक विषयों के ऊपर जोर देती है, परंतु इसका मूल सूत्र इसका आध्यात्म में है। यह भी हमारे दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मालिक इस विश्व के संपदाओं का, स्रोतों का मनुष्य नहीं है, जिन्होंने बनाया है वे हैं, तो यहीं से आध्यात्मिकता की बात शुरू होती है। हम रचयिता नहीं हैं किसी भी मूल चीज़ के, इसका रचयिता कोई और है जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें अभिनव हर चीज़ नया बनाने की क्षमता है और जो नई नई रचनाएं नए नए तरीके से करता रहता है। तो इसीलिए उस परम सत्ता को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिस पर मेरा कोई बहस नहीं है, मैं कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मूल बात यह है कि वो परम सत्ता है, उसके ऊपर कोई नहीं है और उनका कोई कारण नहीं है। बाकी सभी चीज़ों के कारण हैं और कारण से ही कार्य बना है, उसी से ही उसका परिणाम निकला है। लेकिन वे अकारण हैं, नॉन कॉजल हैं, उनका कोई कारण नहीं है, अन्यथा वो भी कार्य कारण तत्व के सीमा के भीतर में आ जाते। वे सीमाहीन हैं, सीमा रहित हैं, असीम और अनंत अपार हैं। इसीलिए वे विश्व में कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो उन्होंने जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया में जितनी भी मूल वस्तुएं हैं सब उनकी रचना है। इसीलिए मनुष्य का किसी भी वस्तु पर अपना दावा करने का अधिकार नहीं है।
यह पूरे समाज की संपत्ति है, पूरी मानवता, सभी जीवों की धरोहर है। इसीलिए इसको इस तरह से हमें इनके वितरण के, इनके उत्पादन के, इनके उपयोग के नियम बनाने होंगे, जिससे कोई अछूता नहीं रहे, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। इसमें 3 मूल चीज़ें हैं इस प्राउड की अर्थव्यवस्था में। पहली बात तो है कि ये न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी देता है और इस बात पर जोर देता है कि हम वेतन वृद्धि में नहीं रुचि रखें, बल्कि हमारी रुचि होनी चाहिए क्रय शक्ति वृद्धि में। क्रय शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। हम आज से 10 साल पहले 50 रुपये में जितनी चीज़ खरीद पाते थे, अगर आज हम उसको 25 रुपये में खरीद पाते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रय शक्ति की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर जो हम आज से 10 साल पहले 50 रुपये में खरीदते थे और आज हम उसको उन्हीं चीज़ों को 100 रुपये में खरीदते हैं, इसका मतलब है कि हमारी क्रय शक्ति का आधा, हम कह सकते हैं कि आधा वो कम हो गया है। वो मैंने पूरा जो होना चाहिए था 100% बढ़ना चाहिए था, तो घट करके 50% हो गया है, क्योंकि पहले 25 रुपया की चीज़ आज 50 रुपये में खरीद रहे हैं। उन्हीं चीज़ों के लिए हमें 50-25 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इसलिए क्रय शक्ति हमारी घटी। अगर वो 50 रुपये में खरीद रहे थे, वो अगर आज 25 रुपये खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि 25 रुपया अभी हमारे पास बचा हुआ है, उससे हम कुछ और चीज़ खरीद सकते हैं। इसलिए क्रय शक्ति वृद्धि ये प्राउड का एक महत्वपूर्ण अंग रहेगा। और इसके लिए 3 मूल बात, जिसमें मैं पहली बात कह रहा था कि न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो, और दूसरी बात कि जब न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी के बाद जो भी स्रोत, जो भी संसाधन, जो भी नेशनल वेल्थ, जो भी प्रोडक्शन के हमारे यंत्र जो भी बचते हैं, उनको गुणों के अनुपात में जो जैसा टैलेंटेड है, जितना जीनियस है, उसके टैलेंट को, उसके जीनियस का सम्मान करते हुए उसको हम विशेष सुविधाएं, विशेष उसको सहायता विभिन्न प्रकार से करें, तो ये लोगों के भीतर एक कंपटीशन की भावना रखेगा। ये अर्थव्यवस्था को स्टैग्नेंट होने नहीं देगा। और तीसरी चीज़ कि जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, आजकल जैसे इकोनॉमिक सर्वे का निकलता है कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था 6% बढ़ी, 7% बढ़ी, 8% बढ़ी, इस तरह की बातें आती रहती हैं। इनका मैं आंकड़ा देखा था जिसमें सरकारी ही कुछ आंकड़े थे, तो ये जो 7% या 8% की जो वृद्धि है, इसका लाभ केवल 3% लोगों को मिलता है। 100% तो नहीं मिलता है, लेकिन जो 100% में भी 3% लोगों को मिलता है। मतलब कि 97 लोगों का मेहनत का फ़ायदा केवल 3 लोगों को ही होता है। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अछूती रह जाती है, उसको इसका लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए प्राउड का कहना यह है कि जो अर्थव्यवस्था बढ़ी, प्रोग्रेस हुआ, इसका जो नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल बढ़ा, तो उसका लाभ हम नीचे के पायदान से देना शुरू करेंगे। अर्थात अगर मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर कि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में मोटरसाइकिल दिया गया है और कुछ विशेष टैलेंटेड लोगों को कार दिया गया है, तो जब मोटरसाइकिल वाले सभी लोगों को जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो उसका लाभ इन्हीं के ऊपर वाले ही लोग जो मोटर वाले हैं, वो हवाई जहाज़ ले लिए, हेलीकॉप्टर ले लिए, रॉकेट से जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल वाला बेचारा मोटरसाइकिल पर ही पड़ा हुआ है। ये पहले हम इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस का लाभ पहले नीचे पायदान के लोगों से लेंगे कि जिसको मोटरसाइकिल मिल रहा है उसको कार मिले। जब सभी लोगों को कार मिल गई, तब जिनको कार मिल रही है उनको
हम हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर दे सकते हैं। तो इससे यद्यपि कि एक अंतर हमेशा रहेगा न्यूनतम आवश्यकताओं में और विशेष सुविधाओं में, किंतु इस अंतर को, इस फासले को पाटने की, इसको ख़त्म करने की चेष्टा भी निरंतर चलती रहेगी, जिसको प्राउड सामाजिक प्रगति, सामाजिक विकास कहता है, सोशल प्रोग्रेस का नाम जिसको प्राउड ने दिया है। तो इसी के को नज़र में रखते हुए जो 5 मौलिक सिद्धांत दिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने, जिसमें पहला है कि किसी समाज की अनुमति अथवा सहमति के बिना किसी को भी कोई भी भौतिक संपत्ति संग्रह करने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति सीमित है और असंख्य जीव जंतु इसी संपत्ति का लाभ ले रहे हैं, इसी से जीवन भरण पोषण कर रहे हैं। इसीलिए जब तक देखा नहीं जाए कि किसी को देने से किसी और को दुख होता है, किसी को कष्ट पहुंचा के किसी को सुख हम दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को नहीं आने देना है। ये प्राउड का मंतव्य है। और इसी के लिए समाज कहता है कि हाँ, 10,000 रुपया, यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको 10,000 रुपया महीना मिले तो परिवार बढ़िया से चलेगा, तो ज़रूर दिया जाएगा उनको, क्योंकि गांव के सभी लोग एक दूसरे की हालत को जानते हैं। तो उस हालत में वो लोग जो भी निर्णय करेंगे वो सही होगा। इससे अर्थव्यवस्था लोकल होगी, वो इसमें एकदम ग्रास रूट लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसके बाद दूसरे जो मौलिक सिद्धांत हैं उसमें श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है कि विश्व की जितनी भी भौतिक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक संपदाएं हैं, उन सब का अधिक से अधिक उपयोग और विचार पूर्वक वितरण हो। ये नहीं कि जैसे कि धन साम्यवाद जो आया, उससे कहा कि सबको समान धन का वितरण करना चाहिए, जो हो भी नहीं सका और ये व्यवहारिक भी नहीं है। एक छोटे बच्चे की आवश्यकता कम है, एक इंजीनियरिंग में जो पढ़ रहा है बच्चा उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, डॉक्टरी में जो पढ़ रहा है उसकी भी आवश्यकता ज़्यादा है। तो दोनों को हम एक तराजू पर नहीं तोल सकते हैं, एक बटखरे से दोनों का मानदंड नहीं निकाल सकते हम। इसीलिए विचार पूर्वक वितरण होना चाहिए और अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अब जैसे साबुन है, थोड़ा पतला हो गया, ख़त्म होने को है, तो हमने फेंक दिया, तो उसको फेंके नहीं, उसको जो हम नया साबुन ले उसी में उसको चिपका दें, तो उसका भी अधिक से अधिक उपयोग हो गया। आज हर जगह जल का अभाव देखते हैं, शुद्ध हवा का अभाव देखते हैं। क्यों? वो इसीलिए कि हम प्रदूषण कर रहे हैं, हम गलत चीज़ों के द्वारा इनकी शुद्धता पर आक्रमण कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। इनका हम सदुपयोग करें, अधिक से अधिक सदुपयोग करें, अधिक से अधिक लोगों के भलाई के काम में लाएं, न कि इनका उपयोग हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा करने में, अपना फ़ायदा पहुंचाने में करें, जिसके कारण आज ये दुर्व्यवस्था बनी हुई है। तो इसीलिए प्राउड के अनुसार जितनी भी संपदाएं हैं, शारीरिक हो माने भौतिक हैं, जैसे खनिज है, जल है, पानी है, ये सब जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, और मानसिक जो परम पुरुष का हम कह सकते हैं कि जिन्होंने सृष्टि बनाई है, उनके जो मन है, उनके मन का हम उनके संपर्क करके बहुत सी नई चीज़ों को निकाल सकते हैं। और आध्यात्मिक जो परम सत्ता हैं, उनके संपर्क से भी हम दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं, अपनी भी उन्नति कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी संपदाओं का, अभी तक केवल भौतिक संपदा को ही संपदा माना जाता था, लेकिन प्राउड मानसिक संपदा, आध्यात्मिक संपदा को भी संपदा मानता है। और तीसरे जो उनकी विचारधारा है, मौलिक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मानव समाज का जो व्यक्तिगत पक्ष है और समष्टिगत पक्ष है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, ये दोनों का भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, एक तो विश्व ब्रह्मांड का जो दूसरे मूल सिद्धांत में है, विश्व ब्रह्मांड का जो भौतिक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक
संपदाएं हैं उनका अधिकतम उपयोग और विचारपूर्वक वितरण है। और तीसरे सिद्धांत में है कि एक कलेक्टिव बॉडी जो सामूहिक देह है, जो समष्टि है, समाज का जो समष्टि रूप है और जो व्यष्टि रूप है, दोनों का शरीर, मन और आत्मा, इनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, तब जाकर के सबको सुख मिलेगा, सबके भलाई का काम हो सकेगा। और चौथे सिद्धांत में प्राउड का कहना है कि ये जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये सभी भौतिक, आधि भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये सब जो उपयोग कर रहे हैं, इन सभी उपयोगों को में एक सुसंतुलन होना चाहिए। ये नहीं कि जिसमें आध्यात्मिक गुण ज़्यादा है, आध्यात्मिक तरंग जो ज़्यादा प्रवाहित कर सकते हैं, उनसे हम शरीर का, कुली का काम लें, या उनसे हम किसान का काम लें, या जो मानसिक रूप से जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, विकसित हैं, तो उनसे भी हम शरीर का साफ सफाई करने का, खाना बनाने का, इस तरह का काम लें। तो इसमें संतुलन रहना जरूरी है, क्योंकि उनके भीतर, मन के भीतर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। जैसा मैंने एक बार पढ़ा था कि करीब 300, 350 चपरासी के पद के लिए करीब 2 लाख 3 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें कुछ ग्रेजुएट भी थे, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी थे, कुछ बीटेक और एमटेक भी थे। इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है कि चपरासी के 300 पद के लिए कई लाख लोगों ने आवेदन दिया था। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सुसंतुलन जरूरी है। जो शरीर, मन दोनों से विकसित है, उससे मन का काम ज़्यादा, शरीर का कम। जो शरीर, मन, आत्मा तीनों से विकसित है, उससे आत्मा का आध्यात्मिक काम ज़्यादा, मानसिक काम उससे कम और शारीरिक काम उससे भी कम। और जो केवल शरीर से विकसित है, उससे तो हम पूरा शारीरिक काम ले ही सकते हैं। और पांचवा अंतिम सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत है ये, इसमें है कि जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन होता रहता है समाज में, कभी मनुष्य खुले आसमान के नीचे रहता था, उसके बाद झोपड़े में छोटा झोपड़ा बना करके रहने लगा, और आज हम देखते हैं टाइल्स, मार्बल, एक से एक इंटीरियर डिजाइन वाले मकान में मनुष्य रहता है। तो देश, काल और पात्र, ये त्रिदंड हैं, जिन तीनों के भीतर में ही ये सापेक्षिता का नियम काम करता है। ये परिवर्तन का जो कार्य है, ये देश, काल, पात्र के अंतर्गत ही होता है। तो इसीलिए जो उपयोग हम करेंगे, उन उपयोग का ढंग जो है, ये बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले जैसे लकड़ी का खड़ाऊ पहन करके आज से 60 साल 100 साल पहले लोग चलते थे, अभी भी वही हम पहने। हम अब आजकल सैंडल हो गया है, चप्पल हो गए, हवाई चप्पल हो गए हैं। तो इसीलिए इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए। उपयोगों में इस तरह का संतुलन बनाना है, जिससे कि देश, काल, पात्र का जब परिवर्तन हुआ, तो उसके साथ साथ हमारी ये टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब में विकास हो रहा है और विकास करना है। विज्ञान का विकास जितना हो अच्छा है, लेकिन यह उपयोग जो होगा उसका, वो प्रगतिशील स्वभाव का होना चाहिए। प्रगति के संबंध में मैंने थोड़ा सा कभी कहा है कि जो आध्यात्मिक गति है वही प्रगति है, जो हमको परम सत्ता से, अपने मूल स्रोत से, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से जो निकटता लाती है, वही आध्यात्मिक शक्ति है। तो इसीलिए आध्यात्म की तरफ बढ़ने में ये उपयोग का तरीका सहायक होना चाहिए, न कि मन को गिराने में। मन की ऊर्ध्वगति होनी चाहिए, अधोगति नहीं होनी चाहिए। यही पांचवें सिद्धांत की मूल बात है। और इससे प्राउड बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही डायनेमिज्म वाला सिद्धांत बन जाता है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता कम नहीं होगी। नमस्कार।